हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। होपफुली पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। पिछले लेक्चर्स आप लोगों ने देख लिए होंगे। मैं चंद्र प्रकाश स्वागत करता हूं आज इस इम्पॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर में। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है लेक्चर? क्योंकि अब हम लोग, बधाई हो, मशीन शुरू करने वाले हैं। हम एक्चुअल मेन स्ट्रीम मशीन में आ गए हैं। मैग्नेट का बेसिक हम लोगों ने काफ़ी हद तक ख़त्म कर लिया है अपने। अब हम शुरू करने वाले हैं मशीन्स, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोग क्या करेंगे। बट इस लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंटली आप लोगों को यह भी पता चलने वाला है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए। वो तो मैं रिवाइज कराऊंगा, मैंने पहले भी बता चुका हूं, मैं फिर से दोबारा बताऊंगा। बट इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग करने वाले हैं वो करने वाले हैं फील्ड वाइंडिंग क्या होती है, आर्मेचर वाइंडिंग क्या होती है, रोटर क्या होता है, स्टेटर क्या होता है, कौन किसके ऊपर लगता है, रोटर क्या आर्मेचर वाइंडिंग पर आर्मेचर वाइंडिंग रोटर पर डाली जाती है या फील्ड वाइंडिंग डाली जाती है, या स्टेटर फील्ड वाइंडिंग पर डाला जाता है या रोटर पर डाला, क्या है ये बवाल। ये सारी चीज़ों को हम लोगों को देखना है। बस पूरा लेक्चर आप लोगों को देखना है। लेक्चर को लंबा बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे, बस आप लोगों को ये कंसेप्ट, किसी को भी कोई भी समस्या आती हो कि यार आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर पर रखा जाता है कि रोटर पे, फील्ड वाइंडिंग स्टेटर पर रखी जाती है कि रोटर पे, यार फील्ड वाइंडिंग क्या करती है, आर्मेचर वाइंडिंग क्या करती है, सब सवाल हम लोग कर लेंगे। ठीक है, पूरा लेक्चर आप लोगों को देखना है। उससे पहले जस्ट एक क्विक रिवीजन सा मैं आप लोगों को करवा देता हूं कि किस टॉपिक से कितने चीजें आ चुकी हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से। इलेक्ट्रिकल मशीन की, विद्युत मशीन की अगर हम बात करें तो डीसी मशीन में हम लोग डीसी मोटर, डीसी जनरेटर पढ़ने वाले हैं। इस पूरे चैप्टर से, मतलब मैग्नेट और डीसी मशीन से मिला के 119 क्वेश्चन थे 2019 में। मतलब चारों शिफ्ट के पेपरों को मिला के बोल रहा हूँ, 119 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो हम लोग जब डीसी मशीन को पढ़ते हैं डिटेल में तो बिल्कुल एई लेवल की पढ़ते हैं। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा, मैं सच बता रहा हूँ। हम लोग एई लेवल की डीसी मशीन पढ़ते हैं बिल्कुल। और एई लेवल की डीसी मशीन पढ़ने का तात्पर्य क्या है? क्योंकि आपके पेपर में वो हमेशा से बहुत ज़्यादा डेप्थ में पूछी जाती है। क्लियर है इतना पॉइंट? अब आपको मैं बात बता दूँ, एसी मशीन में हम लोग क्या करते हैं। एसी मशीन में हम लोगों को दो तरीके की मशीन पढ़नी है, स्टैटिक मशीन, डायनामिक मशीन। मतलब स्थिर मशीन, जो मशीन स्थिर रहती है उसके अंदर कोई भाग ना मूव करता हो, ट्रांसफार्मर। 29 क्वेश्चन थे चारों पेपर में से, 29 क्वेश्चन थे ट्रांसफार्मर के। डायनामिक मशीन, गतीय मशीन, जिसमें कोई ना कोई भाग मूव कर रहा हो, और जाहिर सी बात है रोटर मूव करता है। ठीक है, तो इसमें क्या पढ़ेंगे? 3 फेज इंडक्शन मोटर, 24 क्वेश्चन थे। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और स्पेशल मशीन। स्पेशल मशीन में आप लोग देख सकते हैं कई प्रकार की मशीन होती है, स्कैरेज, रिपल्शन, रिलक्टेंस, स्टेपर, यूनिवर्सल, हिस्टेरेसिस। तो इस स्पेशल मशीन में हम लोगों को ये करना है। 30 क्वेश्चन पूरे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और स्पेशल मशीन से आ चुके हैं। देखिए, इसीलिए मैं बोलता हूं मेरे लेक्चर पूरा देखिए, हर चीज की डिटेलिंग मिलेगी। कंसेप्ट के साथ साथ आपको कौन सा क्वेश्चन कितना आया है वो भी डिटेलिंग मिलेगी। और एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि आज जो हम चीज़ करने वाले हैं वो इतनी सरलता से आप लोगों के मन में बिठा दूंगा, इतनी सरलता से आप लोगों के दिमाग में बिठा दूंगा कि आप भूलना चाहोगे तो भी नहीं भूल पाओगे। याद रखिए, बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को बता दूंगा। 3 फेज सिंक्रोनस मशीन, 30 क्वेश्चन थे। मतलब तुल्यकाली मशीन, 3 फेज तुल्यकाली मशीन। जाहिर सी बात है, दो पार्ट हो जाते हैं, जनरेटर और मोटर। तो 3 फेज सिंक्रोनस जनरेटर की बात करें तो उसे अल्टरनेटर भी कहते हैं, या फिर 3 फेज सिंक्रोनस जनरेटर भी कह सकते हैं। क्लियर है? और 3 फेज सिंक्रोनस मोटर की बात करें तो इसको कुछ और नहीं कहते, यही कहते हैं। क्लियर इतना पॉइंट? तो जनरेटर को अल्टरनेटर जरूर कहते हैं, पर इन दोनों में से 30 क्वेश्चन आ चुके थे। ये पूरा मशीन का ब्यौरा आप लोगों के सामने मैंने रख दिया है। अब बात करते हैं कि फील्ड वाइंडिंग क्या होती है, आर्मेचर वाइंडिंग क्या होती है, किसको किसके ऊपर लगाया जाता है, क्या स्टेटर पर आर्मेचर वाइंडिंग होती है कि फील्ड वाइंडिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं इसे मिटा देता हूँ तब तक। देखिए स्टूडेंट्स, स्टैटिक मशीन की अगर हम लोग बात करें, स्टैटिक मशीन माने कि ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर में हम लोगों को कोई इशू नहीं होता है। अगर मैं स्टैटिक मशीन की बात करूं, स्थिर मशीन की मैं बात करूं, तो स्थिर मशीन में हम लोगों को किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं होता है। मतलब कोई रोटर और कोई स्टेटर जैसी बातें इसके अंदर आती ही नहीं है। इसके अंदर सिंपल कंसंट्रेटेड वाइंडिंग, एकत्रित वाइंडिंग जिसको बोलते हैं, वो लगा दी जाती है। और दो एकत्रित वाइंडिंग होती हैं, दो कंसंट्रेटेड वाइंडिंग होती हैं। ठीक है,
अब ये एकत्रित वाइंडिंग, कंसंट्रेटेड वाइंडिंग, जब हम लोग बहुत डीप में पढ़ते जाते हैं तो इन सब चीज़ों का जिक्र हम लोग करते हैं। जब हम अपने फुल कोर्स में देखते हैं तो इन सब बातों का जिक्र भी हम लोग करते हैं। बात करें स्टैटिक मशीन की, ठीक है, तो स्टैटिक मशीन के अंदर कोई भी रोटर और कोई भी स्टेटर जैसी बात हम लोग नहीं करते हैं। तो स्टेटर और रोटर जैसी बात कहाँ होती है? रोटेटिंग मशीन के अंदर होती है यार। जो मशीन रोटेटिंग होती हैं, घूमने वाली होती हैं, उनके अंदर होती हैं, ठीक है। ये मैंने शॉर्ट में मशीन लिख दिया है, रोटेटिंग मशीन। अब आप इस बात को बड़ा ही ध्यान से देखिएगा। रोटेटिंग मशीन की अगर मैं बात करूं तो रोटेटिंग मशीन में दो पार्ट होते हैं, दो भाग होते हैं, कोई भी रोटेटिंग मशीन हो, ठीक है। अब आप कहेंगे रोटेटिंग मशीन क्या? कोई भी जनरेटर हो और या कोई भी मोटर हो। देखिए, ज़रूरी नहीं है वो AC हो या DC हो, कोई भी हो, बस वो रोटेटिंग होना चाहिए, जनरेटर या मोटर। उसमें दो पार्ट होते हैं, दो भाग होते हैं, रोटर और स्टेटर। देखिए, आप लोगों को पता है स्टेटर स्टेशनरी भाग होता है और रोटर स्टेशनरी भाग होता है, स्टेशनरी पार्ट होता है, मतलब थमा हुआ, रुका हुआ, ये पार्ट मूव नहीं करता है। और रोटर क्या होता है? रोटेटिंग पार्ट होता है, ये पार्ट मूव करता है। क्लियर है इतना पार्ट? ये पार्ट मूव करता है, जाहिर सी बात है। अब बात आती है, दो कंसेप्ट यहाँ पर और जन्म लेते हैं, फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है। अब देखिए, मैं आप लोगों को हमेशा से बोला हूँ कि जिस बंदे का मशीन क्लियर होना है, मतलब जो चाहता है क्लियर हो मशीन उसको मैग्नेट का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से ध्यान से करना पड़ेगा। जिसने अपनी मैग्नेट का कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से किया होगा वो बंदा गारंटेड है कि इसमें कभी प्रॉब्लम में आएगा ही नहीं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, मैंने कुछ दिनों पहले आपको ये करवाया है, ठीक है। ये मान लीजिए कोई कॉइल मैंने आपके लिए बना दी, ये मैंने कोई कॉइल बना दी। अब मैं आपको फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग के कंसेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। और ये मैंने आप लोगों के लिए कोई मैग्नेट ले आया, ठीक है। अब आप बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, ये मैग्नेट है और ये क्या है? कॉइल है। क्लियर है? ये मैग्नेट में से जाहिर सी बात है रेज कह रहा हूँ, फील्ड निकलेंगी, मतलब चुंबकीय रेखाएं निकलेंगी। तो ये चुंबकीय रेखाएं इस कॉइल को लिंक करेंगी और इस कॉइल में क्या पैदा हो जाएगा? EMF पैदा हो जाएगा। इतना पॉइंट क्लियर था? ये मैंने सारी बातें कराई थी। ये EMF किस लॉ के तहत पैदा होगा? फैराडे लॉ के तहत पैदा होगा। मतलब फैराडे लॉ की जो पहला लॉ है फैराडे का, उसने क्या कहा था कि जब भी कोई समय परिवर्तित चुंबकीय रेखा कॉइल को काटेगी तो कॉइल में EMF पैदा होगा। क्लियर है? अब आप मेरे को एक बात बताइए, इस मैग्नेट की जगह अगर मैं चाहूँ तो कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट का सेटअप भी बना सकता हूँ। कुछ इस तरीके से मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट का सेटअप बना सकता हूँ। भाई मैग्नेट की जगह पर मैं इसे DC मशीन से भी तो बना सकता हूँ। DC मशीन से भी ये मैग्नेट बन जाएगी। और ये मेरी रही कॉइल। भाई कॉइल तो एज इट इज़ मैंने यहाँ पर लिख दी, ठीक है। ये कॉइल है और ये मैग्नेट है, ये वाला हिस्सा। तो देखिए ये भी क्या है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गई। भाई ये इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गई, ठीक है। बात वही है, ऊपर जो मैंने बताया आपको वही चीज़ नीचे में बता रहा हूँ, बस इतना है, ठीक है। बस यहाँ मैंने क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ कर ली। अब अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट में इसमें पोलैरिटी, देखिए यहाँ से करंट जाएगा, ये करंट जाएगा तो ऊपर से करंट नीचे की तरफ आएगा। इतना तो सबको क्लियर है। अब देखिए उंगली यहाँ पर पकड़िए तो ये क्या है? इधर से फ्लक्स निकलेगा। इसका मतलब जब इधर से फ्लक्स निकलेगा ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। यहाँ से फ्लक्स निकलेगा तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। क्योंकि जब यहाँ से फ्लक्स निकल रहा है तो ये नॉर्थ बनेगा ही बनेगा, ये बात तय है, ठीक है। अब आप देखिए, इसका मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट अब तैयार हो गई है एक चुंबक की तरह और ये फ्लक्स देना शुरू कर दिया। अब यहीं पे बात कंसेप्ट सीखेंगे फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग का। देखिए ये मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिया है, मैं फिर से इस बात को कह रहा हूँ, ये मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। यहाँ इस कॉइल में जब ये, अब मैं देखिए पूरा डिटेल में हर चीज़ नहीं बता रहा कि मैं इसको मोशन दूंगा या नहीं दूंगा, ये सारी बातें मैंने, प्लीज़ आप लोग लेक्चर देखिए पुराने में सब बता चुका हूँ, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे मैंने DC बैटरी दी है तो ये समय अपरिवर्तित है, मतलब चेंज नहीं हो रही है, तो मुझे इसमें मोशन देना पड़ेगा। मोशन दूंगा तो यहाँ पर पक्की बात है कि EMF पैदा होगा। मैं अभी EMF की पोलैरिटी की भी बात नहीं कर रहा, मैंने आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं। यहाँ EMF पैदा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर EMF पैदा होगा, इसका मतलब बड़े ही ध्यान से समझना, इस वाइंडिंग में EMF पैदा होता है। वाइंडिंग कह लूँ या कॉइल कह लूँ, बात एक ही, एक तार को घुमा के कॉइल बनती है, उसको वाइंडिंग भी बोलते हैं। तो इस वाइंडिंग में क्या पैदा हो रहा है? वाइंडिंग में EMF पैदा हो रहा है, ठीक है। वाइंडिंग में EMF पैदा हो रहा है। अब और एक और ध्यान से सुनिए, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट हमने बनाई है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए हमने क्या किया है? वाइंडिंग को घुमाया है, किसके ऊपर? कोर के ऊपर।
वाइंडिंग को घुमाया है कोर के ऊपर, ठीक है, हमने कोर पे क्या किया है, वाइंडिंग को लपेटा है। अब जब हमने कोर को वाइंडिंग के ऊपर लपेटा है तो ध्यान से इस बात को समझिए कि हमने जब कोर के ऊपर वाइंडिंग को लपेटा है तो ये वाइंडिंग ही तो रिस्पॉन्सिबल है, ये वाइंडिंग ही तो जिम्मेदार है। अगर ये वाइंडिंग ना होती, चाहत ना होती, तो तुम भी ना होते, हम भी ना होते। अरे ये नहीं, ये यहां पर देखिए, ध्यान से सुनिए क्या कह रहा हूं कि ये वाइंडिंग नहीं होती तो ये फ्लक्स पैदा होता क्या, नहीं। और फ्लक्स पैदा नहीं होता तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट नॉर्थ साउथ पोल की एक मैग्नेट बनती, नहीं। इसका मतलब ये वाइंडिंग जो फ्लक्स पैदा करने के लिए जिम्मेदार है, फ्लक्स पैदा कर रही है, जो ये वाइंडिंग फ्लक्स पैदा कर रही है, ठीक है। यहां पर ये जो वाइंडिंग है बहुत ध्यान से सुनना है। देखो ये वाइंडिंग में ईएमएफ पैदा हो रहा है, इस वाइंडिंग में फ्लक्स पैदा हो रहा है। अगर हम और थोड़ा सा डिटेल में जाएं, इसको मैं शॉर्ट कर दूं तो इस वाइंडिंग में भी फ्लक्स पैदा होने लगेगा, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैं इसके आगे एक स्टेप और जाऊं और इसको मैं शॉर्ट कर दूं तो जाहिर सी बात है यहां करंट बहने लगेगा, और करंट बहने लगेगा तो ये भी अपने आप में चुंबक बन जाएगी। पर मैं उतनी आगे तक नहीं जाके मैं एक बात आपको पहली स्टेप पे रोक रहा हूं, और पहला स्टेप क्या कह रहा है, अगर इस कॉइल में, इस वाइंडिंग में ईएमएफ पैदा हो रहा है तो ये वाइंडिंग रिस्पॉन्सिबल है फ्लक्स पैदा करने के लिए, कार्यकृत फ्लक्स पैदा करने के लिए। इसको हम कह सकते हैं कार्यकृत। क्यों कह रहे हैं, देखिए वर्किंग फ्लक्स क्यों कह रहे हैं, कार्यकृत फ्लक्स या फिर वर्किंग फ्लक्स क्यों कह रहे हैं भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाइंडिंग क्या पैदा कर रही है, वर्किंग फ्लक्स। वर्किंग फ्लक्स माने कार्यकृत फ्लक्स, कार्यकृत फ्लक्स माने वैसा फ्लक्स पैदा कर रही है जो फ्लक्स जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है दूसरी वाइंडिंग में ईएमएफ पैदा करने के लिए। क्लियर है इतने बात, मतलब इस बंदूक में वो गोली है जो इसको मार दे रही है कि नहीं इस बंदूक में वो गोली है जो इसको मार दे रही है, मतलब कहने का इस वाइंडिंग में वो फ्लक्स है जो इसमें ईएमएफ पैदा कर रहा है। तो ये वाइंडिंग रिस्पॉन्सिबल हुई ना फ्लक्स बनाने के लिए। तो ऐसी वाइंडिंग जो वर्किंग फ्लक्स मतलब कार्यकृत फ्लक्स, इसी फ्लक्स के द्वारा ईएमएफ पैदा हो रहा है, इसीलिए हम इसको वर्किंग फ्लक्स कहते हैं। तो ऐसी वाइंडिंग को कहते हैं फील्ड वाइंडिंग। क्या कहते हैं, क्षेत्र वाइंडिंग, क्षेत्र कुंडलन नाम है फील्ड वाइंडिंग। क्लियर है इतनी पॉइंट, मतलब फील्ड वाइंडिंग वो वाइंडिंग है। प्लीज आप इस बात को लिखिए, इस कंसेप्ट से कहीं मत डगमगाइए, बिलीव करिए 5 मिनट में आप सब रोटर और स्टेटर पे क्या डालते हैं सारी चीज समझेंगे। मतलब फील्ड वाइंडिंग वो वाइंडिंग है जो कार्यकृत फ्लक्स पैदा करती है, फील्ड वाइंडिंग वो वाइंडिंग है वर्किंग फ्लक्स पैदा कर रही है, वो वाइंडिंग है जो वर्किंग फ्लक्स पैदा कर रही है। और वाइंडिंग में जो ईएमएफ पैदा होता है, ऐसी वाइंडिंगों को हम कहते हैं आर्मेचर वाइंडिंग। क्या कहते हैं भाई, वो आर्मेचर वाइंडिंग। क्लियर है, तो इस बात को अपने माथे पे गड़वा लो, होठों पे गड़वा लो, कहीं भी गड़वा लो बेटा। ये जो कंसेप्ट बता रहा हूं ये कहीं पर भी फेल नहीं होने वाला, बस आपको ध्यान से सुनना है। आर्मेचर वाइंडिंग में हमेशा ईएमएफ पैदा होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना। फील्ड वाइंडिंग में हमेशा फ्लक्स पैदा होगा, आर्मेचर वाइंडिंग में ईएमएफ, फ्लक्स फील्ड वाइंडिंग में। क्लियर है इतना पॉइंट। अब हम लोग बात करेंगे आगे कि कौन सी वाइंडिंग कहां पे रखी जाती है। तो अब यहां से हम लोग बात क्या कर रहे हैं कि जिस भी वाइंडिंग में ईएमएफ पैदा होगा या जिस भी वाइंडिंग को हम ईएमएफ पैदा करने के लिए लगाएंगे उसको हमेशा आर्मेचर वाइंडिंग कहेंगे। कोई आपसे पूछे आर्मेचर वाइंडिंग क्या है, आप क्या बोलोगे कि भाई जिसमें ईएमएफ पैदा होता है वो वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग है। कोई आपसे पूछेगा कि फील्ड वाइंडिंग क्या है, वो वाइंडिंग जो कार्यकृत फ्लक्स पैदा करती है जिससे कि ईएमएफ पैदा होगा किसी दूसरी वाइंडिंग में। क्लियर है, ईएमएफ पैदा होगा दूसरी वाइंडिंग में। चलिए अब मैं यहां पर इस चीज को मिटा देता हूं। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक बात तो हम लोगों को समझ में आ गई कि मैं अगर इसमें बात करूं, इसको मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाऊं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने पर आपने क्या किया, ये क्या बन गई, मान लीजिए ये आपकी क्या बन गई, ये फील्ड वाइंडिंग हो गई। ठीक है, ये आपकी फील्ड वाइंडिंग हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने पे, और ये आपकी रही कॉइल। ठीक है, और यहाँ इस कॉइल में क्या पैदा होता है, हमेशा ईएमएफ पैदा होगा, इस कॉइल में हमेशा ईएमएफ पैदा होगा, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग। मतलब आर्मेचर वाइंडिंग में हमेशा ईएमएफ पैदा होगा, फील्ड वाइंडिंग में हमेशा फ्लक्स पैदा होगा, वर्किंग फ्लक्स। ठीक है, और ये वर्किंग फ्लक्स जब इसको लिंक करेगा तो ये क्या पैदा करेगा, यहाँ पे ईएमएफ पैदा करेगा। इतना पॉइंट क्लियर है। अब सुनिएगा बड़े ही ध्यान से, जनरल कंसेप्ट है, सारी मशीनों में यूज होने वाला है। देखिए फैराडे ने एक बात कही थी,
आपको ये बात मालूम है कि ये फील्ड वाइंडिंग में मोशन देने की ज़रूरत है, मतलब या तो यहाँ मोशन दो या फिर यहाँ मोशन दे दो। मतलब कहने का क्या है, ध्यान से सुनना, या तो कॉइल में मोशन कर दो। फेराडे लॉ पूरी बुरी तरीके से क्लियर होना चाहिए, मैंने बहुत अच्छे से फेराडे लॉ समझाया हुआ है। आप लोगों को फेराडे लॉ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी देख सकते हैं, या मैंने जगत सच में डाल दिया है, वहां से भी देख सकते हैं फेराडे लॉ को। ठीक है, जगत सच आप जाइए, उसमें मिल जाएगा आपको, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको जगत सच मिल जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। फेराडे लॉ क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो फेराडे ने क्या कहा था, या तो कॉइल को मोशन दो या मैग्नेट को मोशन दो। अब ये क्या है, ये मैग्नेट ही तो बन गई, या मैग्नेट को या कॉइल को मोशन दो। तो किसी भी एक को मोशन दोगे, या तो इसको या इसको, तो ईएमएफ फिर भी किस में पैदा होगा, कॉइल में। बात बड़ी ही सिंपल है, अगर चाकू खरबूजे पे गिरे या खरबूजा चाकू पे गिरे, कटना किसे है, खरबूजे को ही भाई कटना है। ठीक है, मतलब सीधा सा सिंपल है, चाहे मैग्नेट को मोशन दे दो चाहे कॉइल को मोशन दे दो, पर ईएमएफ कॉइल में ही पैदा होगा, ये बात तय है। ठीक है, ये बात फेराडे ने कही थी। अब इसका मतलब एक बात तो तय है कि रोटेटिंग पार्ट को घुमा लो या स्टेशनरी पार्ट को स्थिर रखो। ठीक है, पर एक बात तय है कि वाइंडिंग कौन सी में ईएमएफ होगा, आर्मेचर वाइंडिंग में। ठीक है, मतलब कहने का या तो इसको मोशन दे दो, किसको, आर्मेचर वाइंडिंग को या फील्ड वाइंडिंग को। ईएमएफ किस में पैदा होगा, आर्मेचर वाइंडिंग में। अब देखिए बड़े ही ध्यान से, हम लोगों के पास दो तरीके के कंस्ट्रक्शन अरेंजमेंट हो जाते हैं, दो तरीके के कंस्ट्रक्शन अरेंजमेंट हो जाते हैं। अब ध्यान से सुनिए क्या चीज कहना चाह रहा हूं, या तो आर्मेचर वाइंडिंग को रखो रोटेटिंग पार्ट पे, या इसको रखो फील्ड वाइंडिंग पे, स्टेशनरी पार्ट पे, या फील्ड वाइंडिंग को रखो रोटेटिंग पर, या आर्मेचर वाइंडिंग को रखो स्टेशनरी पार्ट पे। ईएमएफ किस में पैदा होना है भाई, ईएमएफ आर्मेचर वाइंडिंग में ही पैदा होना है। ध्यान से सुनिए, अगर रोटेटिंग पार्ट पर रखोगे आर्मेचर वाइंडिंग को, मतलब ये वो वाइंडिंग है जो ईएमएफ पैदा करती है, ऐसी वाइंडिंग को अगर घुमाओगे तो फील्ड वाइंडिंग स्थिर पर रहेगी। पर फेराडे ने क्या कहा था कि किसी को भी घुमा लेना, ईएमएफ पैदा आर्मेचर वाइंडिंग में होगा। ऐसा अरेंजमेंट हम कहां यूज करते हैं, डीसी मशीन में। देखो जब भी मैं मशीन लिखूं, मतलब जनरेटर प्लस मोटर दोनों बात होती है। ठीक है, 3 फेज इंडक्शन मोटर में, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में, इन सब जगह पर क्या यूज होता है, आर्मेचर वाइंडिंग को रोटेटिंग रखा जाता है, रोटेटिंग पार्ट पर रखा जाता है, माने कि रोटर पे रखा जाता है, याद रखना। और फील्ड वाइंडिंग को कहाँ रखा जाता है, स्थिर रखा जाता है। मैंने आपसे फिर से कहा था कि चाहे आप खरबूजे को चाकू पे गिराएं या चाकू को खरबूजे पे गिराएं, कटना खरबूजा ही है। इसका मतलब अगर आप आर्मेचर वाइंडिंग को रोटेटिंग पर पार्ट पर रख रहे हैं, घुमा रहे हैं, ये तो स्थिर है, फील्ड वाइंडिंग फ्लक्स स्थिर है, पर फिर भी क्या होगा, आर्मेचर वाइंडिंग ईएमएफ पैदा करेगा। याद रखिए, आर्मेचर वाइंडिंग हमेशा ईएमएफ पैदा करेगा। तो ये अरेंजमेंट इन मोटरों में, मशीनों में यूज होते हैं, और ये एकमात्र 3 फेज सिंक्रोनस मशीन में यूज होता है। मशीन का मतलब हो गया 3 फेज सिंक्रोनस जनरेटर या और 3 फेज सिंक्रोनस मोटर, मतलब अल्टरनेटर की अगर मैं बात करूं। इतना पॉइंट बड़ा ही सिंपल होना चाहिए आप लोगों के लिए। यहां पर क्या है, हम फ्लक्स को स्थिर रख देते हैं, पर हम किसको मूव कराते हैं, फ्लक्स को रोटेटिंग कराते हैं और आर्मेचर वाइंडिंग को स्थिर रखते हैं। ठीक है, पर फिर से मैं बोलूंगा, ईएमएफ कहाँ पैदा होगा, आर्मेचर वाइंडिंग में पैदा होगा। तो आप लोगों को कभी कंसेप्ट भूलना ही नहीं है ये। ठीक है, दो तरीके के अरेंजमेंट होते हैं, चाहे पूरी जनरल मशीन्स ले लीजिए, वही वाली चीज़ है। ये अगर मैं इसको 2 मिनट के लिए कॉइल मिटा दूं, इसको 2 मिनट के लिए मैग्नेट मिटा दूं, ये आर्मेचर वाइंडिंग, ये फील्ड वाइंडिंग मान लीजिए। अब मैं आर्मेचर वाइंडिंग को मूव कराऊं, इसको स्थिर रखूं, तो भी ईएमएफ इसमें पैदा होना है। इसको स्थिर रखूं या इसको मूव कराऊं, तो भी ईएमएफ इसमें पैदा होना है। सेम चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे फॉलो करी है। क्लियर है इतना पॉइंट? इसीलिए हम लोग इसी सीक्वेंस में पहले इन तीनों को कवर करते हुए चलेंगे, फिर लास्ट में हम लोग इसको कवर करेंगे, क्योंकि इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। सवाल क्या आते हैं पेपर में, बच्चों को कंफ्यूजन क्या रहती है। अब आपको कंफ्यूजन क्लियर है, मैं सवाल एक बार रिपीट करके बता देता हूं क्या सवाल आ सकते हैं। देखिए, तो सवाल क्या आ सकते हैं, इसमें से आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि भाई बताओ 3 फेज इंडक्शन मोटर में आर्मेचर वाइंडिंग घूमती है कि फील्ड वाइंडिंग घूमती है। 3 फेज इंडक्शन, अब देखिए 3 फेज इंडक्शन मोटर में आर्मेचर वाइंडिंग घूमती है कि फील्ड वाइंडिंग। तो देखिए आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ रखी है, रोटेटिंग पार्ट पे, तो जाहिर सी बात है घूमेगी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। डीसी मोटर में
डीसी मोटर में फील्ड वाइंडिंग स्थिर रहती है कि घूमती है? डीसी मशीन में या डीसी मोटर में फील्ड वाइंडिंग कहाँ है? स्थिर रहती है, ठीक है। और घूमता क्या है? आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग को किस पर रखा जाता है? देखो ध्यान से सुनना, ये एक वाइंडिंग है, इसको रखा जाता है एक भाग के ऊपर। ये एक वाइंडिंग है, इसे रखा जाता है एक भाग के ऊपर। अब अगर वो भाग, वो पार्ट खुद में मूविंग है तो वो वाइंडिंग भी मूव कर जाएगी, और अगर वो पार्ट खुद में स्थिर है, स्टैटिक है, तो वो वाइंडिंग भी कैसी हो जाएगी? वो वाइंडिंग भी स्थिर हो जाएगी, वो वाइंडिंग भी स्टैटिक हो जाएगी। क्लियर है इतना पॉइंट? अगर आपसे पूछा जाए कि भाई अल्टरनेटर के अंदर क्या चीज घूमती है और क्या चीज स्थिर रहती है, फील्ड वाइंडिंग कहाँ लगाई जाती है? फील्ड वाइंडिंग रोटेटिंग पार्ट पे लगाई जाती है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आर्मेचर वाइंडिंग स्थिर भाग में लगाई जाएगी। बड़ा ही हिसाब है। देखिए सब अलग हैं, ये तीनों मशीन अपनी एक अलग रूल फॉलो करती हैं और ये एक अकेली अलग है। तो आपको कभी कंफ्यूज तो होना ही नहीं है, आपको बस केवल एक इसके लिए याद रखना है कि 3 फेज सिंक्रोनस मशीन में अलग स्ट्रक्चर हो जाता है। यहाँ फील्ड वाइंडिंग रोटेटिंग होती है और स्टेशनरी आर्मेचर वाइंडिंग होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे याद रखिए, ये तीनों अपने आप ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लेक्चर बिल्कुल अच्छा लगा होगा, क्लियर रहा होगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं डीसी मशीन की शुरुआत में। ओके चलिए। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? होपफुली पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। पिछले लेक्चर्स आप लोगों ने देख लिए होंगे। मैं चंद्र प्रकाश स्वागत करता हूं आज इस इम्पॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर में। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है लेक्चर? क्योंकि अब हम लोग, बधाई हो, मशीन शुरू करने वाले हैं। हम एक्चुअल मेन स्ट्रीम मशीन में आ गए हैं। मैग्नेट का बेसिक हम लोगों ने काफ़ी हद तक ख़त्म कर लिया है अपने। अब हम शुरू करने वाले हैं मशीन्स, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोग क्या करेंगे। बट इस लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंटली आप लोगों को ये भी पता चलने वाला है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए। वो तो मैं रिवाइज कराऊंगा, मैंने पहले भी बता चुका हूं, मैं फिर से दोबारा बताऊंगा। बट इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग करने वाले हैं वो करने वाले हैं फील्ड वाइंडिंग क्या होती है, आर्मेचर वाइंडिंग क्या होती है, रोटर क्या होता है, स्टेटर क्या होता है, कौन किसके ऊपर लगता है, रोटर क्या आर्मेचर वाइंडिंग पर आर्मेचर वाइंडिंग रोटर पर डाली जाती है या फील्ड वाइंडिंग डाली जाती है, या स्टेटर फील्ड वाइंडिंग पर डाला जाता है या रोटर पर डाला, क्या है ये बवाल। ये सारी चीज़ों को हम लोगों को देखना है। बस पूरा लेक्चर आप लोगों को देखना है। लेक्चर को लंबा बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे, बस आप लोगों को ये कंसेप्ट, किसी को भी कोई भी समस्या आती हो कि यार आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर पर रखा जाता है कि रोटर पे, फील्ड वाइंडिंग स्टेटर पर रखी जाती है कि रोटर पे, यार फील्ड वाइंडिंग क्या करती है, आर्मेचर वाइंडिंग क्या करती है, सब सवाल हम लोग कर लेंगे, ठीक है। पूरा लेक्चर आप लोगों को देखना है। उससे पहले जस्ट एक क्विक रिवीजन सा मैं आप लोगों को करवा देता हूं कि किस टॉपिक से कितने चीजें आ चुकी हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रिकल मशीन की, विद्युत मशीन की अगर हम बात करें तो डीसी मशीन में हम लोग डीसी मोटर, डीसी जनरेटर पढ़ने वाले हैं। इस पूरे चैप्टर से, मतलब मैग्नेट और डीसी मशीन से मिला के 119 क्वेश्चन थे 2019 में, मतलब चारों शिफ्ट के पेपरों को मिला के बोल रहा हूँ 119 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो हम लोग जब डीसी मशीन को पढ़ते हैं डिटेल में तो बिल्कुल एई लेवल की पढ़ते हैं। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा, मैं सच बता रहा हूँ। हम लोग एई लेवल की डीसी मशीन पढ़ते हैं बिल्कुल। और एई लेवल की डीसी मशीन पढ़ने का तात्पर्य क्या है? क्योंकि आपके पेपर में वो हमेशा से बहुत ज़्यादा डेप्थ में पूछी जाती है। क्लियर है इतना पॉइंट? अब आपको मैं बात बता दूँ, एसी मशीन में हम लोग क्या करते हैं। एसी मशीन में हम लोगों को 2 तरीके की मशीन पढ़नी है, स्टैटिक मशीन, डायनामिक मशीन। मतलब स्थिर मशीन, जो मशीन स्थिर रहती है, उसके अंदर कोई भाग ना मूव करता हो, ट्रांसफार्मर। 29 क्वेश्चन थे चारों पेपर में से, 29 क्वेश्चन थे ट्रांसफार्मर के। डायनामिक मशीन, गतीय मशीन, जिसमें कोई ना कोई भाग मूव कर रहा हो, और जाहिर सी बात है रोटर मूव करता है, ठीक है। तो इसमें क्या पढ़ेंगे? 3 फेज इंडक्शन मोटर, 24 क्वेश्चन थे। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और स्पेशल मशीन। स्पेशल मशीन में आप लोग देख सकते हैं कई प्रकार की मशीन होती है, स्कैरेज, रिपल्शन, रिलक्टेंस, स्टेपर, यूनिवर्सल, हिस्टेरेसिस। तो इस स्पेशल मशीन में हम लोगों को ये करना है। 30 क्वेश्चन पूरे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और स्पेशल मशीन से आ चुके हैं। देखिए इसीलिए मैं बोलता हूं मेरे लेक्चर पूरा देखिए, हर चीज की डिटेलिंग मिलेगी, कंसेप्ट के साथ साथ
आपको कौन सा क्वेश्चन कितना आया है वो भी डिटेलिंग मिलेगी। और एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि आज जो हम चीज़ करने वाले हैं वो इतनी सरलता से आप लोगों के मन में बिठा दूंगा, इतनी सरलता से आप लोगों के दिमाग में बिठा दूंगा कि आप भूलना चाहोगे तो भी नहीं भूल पाओगे। याद रखिए, बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को बता दूंगा। 3 फेज सिंक्रोनस मशीन, 30 क्वेश्चन थे, मतलब तुल्यकाली मशीन, 3 फेज तुल्यकाली मशीन। जाहिर सी बात है 2 पार्ट हो जाते हैं, जनरेटर और मोटर। तो 3 फेज सिंक्रोनस जनरेटर की बात करें तो उसे अल्टरनेटर भी कहते हैं, या फिर 3 फेज सिंक्रोनस जनरेटर भी कह सकते हैं। क्लियर है। और 3 फेज सिंक्रोनस मोटर की बात करें तो इसको कुछ और नहीं कहते, यही कहते हैं। क्लियर इतना पॉइंट। तो जनरेटर को अल्टरनेटर जरूर कहते हैं, पर इन दोनों में से 30 क्वेश्चन आ चुके थे। ये पूरा मशीन का ब्यौरा आप लोगों के सामने मैंने रख दिया है। अब बात करते हैं कि फील्ड वाइंडिंग क्या होती है, आर्मेचर वाइंडिंग क्या होती है, किसको किसके ऊपर लगाया जाता है, क्या स्टेटर पर आर्मेचर वाइंडिंग होती है कि फील्ड वाइंडिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं इसे मिटा देता हूँ तब तक। देखिए स्टूडेंट्स, स्टैटिक मशीन की अगर हम लोग बात करें, स्टैटिक मशीन माने कि ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मर में हम लोगों को कोई इशू नहीं होता है। अगर मैं स्टैटिक मशीन की बात करूं, स्थिर मशीन की मैं बात करूं, तो स्थिर मशीन में हम लोगों को किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं होता है। मतलब कोई रोटर और कोई स्टेटर जैसी बातें इसके अंदर आती ही नहीं है। इसके अंदर सिंपल कंसंट्रेटेड वाइंडिंग, एकत्रित वाइंडिंग जिसको बोलते हैं, वो लगा दी जाती है। और 2 एकत्रित वाइंडिंग होती हैं, 2 कंसंट्रेटेड वाइंडिंग होती हैं, ठीक है। अब ये एकत्रित वाइंडिंग, कंसंट्रेटेड वाइंडिंग, जब हम लोग बहुत डीप में पढ़ते जाते हैं तो इन सब चीज़ों का जिक्र हम लोग करते हैं। जब हम अपने फुल कोर्स में देखते हैं तो इन सब बातों का जिक्र भी हम लोग करते हैं। बात करें स्टैटिक मशीन की, ठीक है, तो स्टैटिक मशीन के अंदर कोई भी रोटर और कोई भी स्टेटर जैसी बात हम लोग नहीं करते हैं। तो स्टेटर और रोटर जैसी बात कहाँ होती है? रोटेटिंग मशीन के अंदर होती है यार। जो मशीन रोटेटिंग होती हैं, घूमने वाली होती हैं, उनके अंदर होती हैं, ठीक है। ये मैंने शॉर्ट में मशीन लिख दिया है, रोटेटिंग मशीन। अब आप इस बात को बड़ा ही ध्यान से देखिएगा। रोटेटिंग मशीन की अगर मैं बात करूं तो रोटेटिंग मशीन में 2 पार्ट होते हैं, 2 भाग होते हैं, कोई भी रोटेटिंग मशीन हो, ठीक है। अब आप कहेंगे रोटेटिंग मशीन क्या? कोई भी जनरेटर हो और या कोई भी मोटर हो। देखिए, ज़रूरी नहीं है वो AC हो या DC हो, कोई भी हो, बस वो रोटेटिंग होना चाहिए, जनरेटर या मोटर। उसमें 2 पार्ट होते हैं, 2 भाग होते हैं, रोटर और स्टेटर। देखिए, आप लोगों को पता है स्टेटर स्टेशनरी भाग होता है और रोटर स्टेशनरी भाग होता है, स्टेशनरी पार्ट होता है, मतलब थमा हुआ, रुका हुआ, ये पार्ट मूव नहीं करता है। और रोटर क्या होता है? रोटेटिंग पार्ट होता है, ये पार्ट मूव करता है। क्लियर है इतना पार्ट? ये पार्ट मूव करता है, जाहिर सी बात है। अब बात आती है, 2 कंसेप्ट यहाँ पर और जन्म लेते हैं, फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है। अब देखिए, मैं आप लोगों को हमेशा से बोला हूँ कि जिस बंदे का मशीन क्लियर होना है, मतलब जो चाहता है क्लियर हो मशीन उसको मैग्नेट का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से ध्यान से करना पड़ेगा। जिसने अपनी मैग्नेट का कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से किया होगा वो बंदा गारंटेड है कि इसमें कभी प्रॉब्लम में आएगा ही नहीं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, मैंने कुछ दिनों पहले आपको ये करवाया है, ठीक है। ये मान लीजिए कोई कॉइल मैंने आपके लिए बना दी, ये मैंने कोई कॉइल बना दी। अब मैं आपको फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग के कंसेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। और ये मैंने आप लोगों के लिए कोई मैग्नेट ले आया, ठीक है। अब आप बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, ये मैग्नेट है और ये क्या है? कॉइल है। क्लियर है? ये मैग्नेट में से जाहिर सी बात है रेज कह रहा हूँ, फील्ड निकलेंगी, मतलब चुंबकीय रेखाएं निकलेंगी। तो ये चुंबकीय रेखाएं इस कॉइल को लिंक करेंगी और इस कॉइल में क्या पैदा हो जाएगा? EMF पैदा हो जाएगा। इतना पॉइंट क्लियर था? ये मैंने सारी बातें कराई थी। ये EMF किस लॉ के तहत पैदा होगा? फैराडे लॉ के तहत पैदा होगा। मतलब फैराडे लॉ की जो पहला लॉ है फैराडे का, उसने क्या कहा था कि जब भी कोई समय परिवर्तित चुंबकीय रेखा कॉइल को काटेगी तो कॉइल में EMF पैदा होगा। क्लियर है? अब आप मेरे को एक बात बताइए, इस मैग्नेट की जगह अगर मैं चाहूँ तो कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट का सेटअप भी बना सकता हूँ। कुछ इस तरीके से मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट का सेटअप बना सकता हूँ। भाई मैग्नेट की जगह पर मैं इसे DC मशीन से भी तो बना सकता हूँ।
डीसी मशीन से भी ये मैग्नेट बन जाएगी। और ये मेरी रही कॉइल, भाई कॉइल तो एज इट इज मैंने यहाँ पर लिख दी, ठीक है, ये कॉइल है और ये मैग्नेट है, ये वाला हिस्सा। तो देखिए ये भी क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गई, भाई ये इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गई, ठीक है। बात वही है, ऊपर जो मैंने बताया आपको वही चीज़ नीचे में बता रहा हूँ, बस इतना है, ठीक है। बस यहाँ मैंने क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ कर ली। अब अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट में इसमें पोलैरिटी देखिए, यहाँ से करंट जाएगा, ये करंट जाएगा तो ऊपर से करंट नीचे की तरफ आएगा, इतना तो सबको क्लियर है। अब देखिए उंगली यहाँ पर पकड़िए तो ये क्या है, इधर से फ्लक्स निकलेगा, इसका मतलब जब इधर से फ्लक्स निकलेगा ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। यहाँ से फ्लक्स निकलेगा तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, क्योंकि जब यहाँ से फ्लक्स निकल रहा है तो ये नॉर्थ बनेगा ही बनेगा, ये बात तय है, ठीक है। अब आप देखिए इसका मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट अब तैयार हो गई है एक चुंबक की तरह, और ये फ्लक्स देना शुरू कर दिया। अब यहीं पे बात कंसेप्ट सीखेंगे फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग का। देखिए ये मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिया है, मैं फिर से इस बात को कह रहा हूँ, ये मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। यहाँ इस कॉइल में जब ये, अब मैं देखिए पूरा डिटेल में हर चीज़ नहीं बता रहा कि मैं इसको मोशन दूंगा या नहीं दूंगा, ये सारी बातें मैंने, प्लीज़ आप लोग लेक्चर देखिए पुराने में सब बता चुका हूँ, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे मैंने डीसी बैटरी दी है तो ये समय अपरिवर्तित है, मतलब चेंज नहीं हो रही है, तो मुझे इसमें मोशन देना पड़ेगा। मोशन दूंगा तो यहाँ पर पक्की बात है कि ईएमएफ पैदा होगा। मैं अभी ईएमएफ की पोलैरिटी की भी बात नहीं कर रहा, मैंने आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं, यहाँ ईएमएफ पैदा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ईएमएफ पैदा होगा, इसका मतलब बड़े ही ध्यान से समझना, इस वाइंडिंग में ईएमएफ पैदा होता है, वाइंडिंग कह लूँ या कॉइल कह लूँ, बात एक ही, एक तार को घुमा के कॉइल बनती है, उसको वाइंडिंग भी बोलते हैं। तो इस वाइंडिंग में क्या पैदा हो रहा है, वाइंडिंग में ईएमएफ पैदा हो रहा है, ठीक है, वाइंडिंग में ईएमएफ पैदा हो रहा है। अब और एक और ध्यान से सुनिए, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट हमने बनाई है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए हमने क्या किया है, वाइंडिंग को घुमाया है किसके ऊपर, कोर के ऊपर, वाइंडिंग को घुमाया है कोर के ऊपर, ठीक है। हमने कोर पे क्या किया है, वाइंडिंग को लपेटा है। अब जब हमने कोर को वाइंडिंग के ऊपर लपेटा है तो ध्यान से इस बात को समझिए कि हमने जब कोर के ऊपर वाइंडिंग को लपेटा है तो ये वाइंडिंग ही तो रिस्पॉन्सिबल है, ये वाइंडिंग ही तो जिम्मेदार है। अगर ये वाइंडिंग ना होती, चाहत ना होती, तो तुम भी ना होते, हम भी ना होते। अरे ये नहीं, ये यहाँ पर देखिए, ध्यान से सुनिए क्या कह रहा हूँ कि ये वाइंडिंग नहीं होती तो ये फ्लक्स पैदा होता क्या, नहीं, और फ्लक्स पैदा नहीं होता तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट नॉर्थ साउथ पोल की एक मैग्नेट बनती, नहीं। इसका मतलब ये वाइंडिंग जो फ्लक्स पैदा करने के लिए जिम्मेदार है, फ्लक्स पैदा कर रही है, जो ये वाइंडिंग फ्लक्स पैदा कर रही है, ठीक है। यहां पर ये जो वाइंडिंग है बहुत ध्यान से सुनना है। देखो ये वाइंडिंग में ईएमएफ पैदा हो रहा है, इस वाइंडिंग में फ्लक्स पैदा हो रहा है। अगर हम और थोड़ा सा डिटेल में जाएं, इसको मैं शॉर्ट कर दूं तो इस वाइंडिंग में भी फ्लक्स पैदा होने लगेगा, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैं इसके आगे एक स्टेप और जाऊं और इसको मैं शॉर्ट कर दूं तो जाहिर सी बात है यहाँ करंट बहने लगेगा, और करंट बहने लगेगा तो ये भी अपने आप में चुंबक बन जाएगी। पर मैं उतनी आगे तक नहीं जाके मैं एक बात आपको पहली स्टेप पे रोक रहा हूं, और पहला स्टेप क्या कह रहा है, अगर इस कॉइल में, इस वाइंडिंग में ईएमएफ पैदा हो रहा है तो ये वाइंडिंग रिस्पॉन्सिबल है फ्लक्स पैदा करने के लिए, कार्यकृत फ्लक्स पैदा करने के लिए। इसको हम कह सकते हैं कार्यकृत। क्यों कह रहे हैं, देखिए वर्किंग फ्लक्स क्यों कह रहे हैं, कार्यकृत फ्लक्स या फिर वर्किंग फ्लक्स क्यों कह रहे हैं भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाइंडिंग क्या पैदा कर रही है, वर्किंग फ्लक्स। वर्किंग फ्लक्स माने कार्यकृत फ्लक्स, कार्यकृत फ्लक्स माने वैसा फ्लक्स पैदा कर रही है जो फ्लक्स जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है दूसरी वाइंडिंग में ईएमएफ पैदा करने के लिए। क्लियर है इतने बात, मतलब इस बंदूक में वो गोली है जो इसको मार दे रही है कि नहीं इस बंदूक में वो गोली है जो इसको मार दे रही है, मतलब कहने का इस वाइंडिंग में वो फ्लक्स है जो इसमें ईएमएफ पैदा कर रहा है। तो ये वाइंडिंग रिस्पॉन्सिबल हुई ना फ्लक्स बनाने के लिए। तो ऐसी वाइंडिंग जो वर्किंग फ्लक्स मतलब कार्यकृत फ्लक्स, इसी फ्लक्स के द्वारा ईएमएफ पैदा हो रहा है, इसीलिए हम इसको वर्किंग फ्लक्स कहते हैं। तो ऐसी वाइंडिंग को कहते हैं फील्ड वाइंडिंग। क्या कहते हैं, क्षेत्र वाइंडिंग, क्षेत्र कुंडलन नाम है फील्ड वाइंडिंग। क्लियर है इतनी पॉइंट, मतलब फील्ड वाइंडिंग वो वाइंडिंग है। प्लीज आप इस बात को लिखिए, इस कंसेप्ट से कहीं मत डगमगाइए, बिलीव करिए 5 मिनट में आप सब रोटर और स्टेटर पे क्या डालते हैं सारी चीज समझेंगे। मतलब फील्ड वाइंडिंग वो वाइंडिंग है जो कार्यकृत फ्लक्स पैदा करती है, फील्ड वाइंडिंग वो वाइंडिंग है वर्किंग फ्लक्स पैदा कर रही है, वो वाइंडिंग है जो वर्किंग फ्लक्स पैदा कर रही है। और वाइंडिंग में जो ईएमएफ पैदा होता है, ऐसी वाइंडिंगों को हम कहते हैं आर्मेचर वाइंडिंग। क्या कहते हैं भाई, वो आर्मेचर वाइंडिंग। क्लियर है।
तो इस बात को अपने माथे पे गड़वा लो, होठों पे गड़वा लो, कहीं भी गड़वा लो बेटा, ये जो कंसेप्ट बता रहा हूं ये कहीं पर भी फेल नहीं होने वाला, बस आपको ध्यान से सुनना है। आर्मेचर वाइंडिंग में हमेशा ईएमएफ पैदा होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना। फील्ड वाइंडिंग में हमेशा फ्लक्स पैदा होगा। आर्मेचर वाइंडिंग में ईएमएफ, फ्लक्स फील्ड वाइंडिंग में। क्लियर है इतना पॉइंट? अब हम लोग बात करेंगे आगे कि कौन सी वाइंडिंग कहाँ पे रखी जाती है। तो अब यहाँ से हम लोग बात क्या कर रहे हैं कि जिस भी वाइंडिंग में ईएमएफ पैदा होगा या जिस भी वाइंडिंग को हम ईएमएफ पैदा करने के लिए लगाएंगे उसको हमेशा आर्मेचर वाइंडिंग कहेंगे। कोई आपसे पूछे आर्मेचर वाइंडिंग क्या है, आप क्या बोलोगे कि भाई जिसमें ईएमएफ पैदा होता है वो वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग है। कोई आपसे पूछेगा कि फील्ड वाइंडिंग क्या है, वो वाइंडिंग जो कार्यरत फ्लक्स पैदा करती है जिससे कि ईएमएफ पैदा होगा किसी दूसरी वाइंडिंग में। क्लियर है? ईएमएफ पैदा होगा दूसरी वाइंडिंग में। चलिए अब मैं यहां पर इस चीज को मिटा देता हूं। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक बात तो हम लोगों को समझ में आ गई कि मैं अगर इसमें बात करूं, इसको मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाऊं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने पर आपने क्या किया, ये क्या बन गई, मान लीजिए ये आपकी क्या बन गई, ये फील्ड वाइंडिंग हो गई। ठीक है, ये आपकी फील्ड वाइंडिंग हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने पे, और ये आपकी रही कॉइल। ठीक है, और यहाँ इस कॉइल में क्या पैदा होता है, हमेशा ईएमएफ पैदा होगा। इस कॉइल में हमेशा ईएमएफ पैदा होगा, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग। मतलब आर्मेचर वाइंडिंग में हमेशा ईएमएफ पैदा होगा, फील्ड वाइंडिंग में हमेशा फ्लक्स पैदा होगा, वर्किंग फ्लक्स। ठीक है, और ये वर्किंग फ्लक्स जब इसको लिंक करेगा तो ये क्या पैदा करेगा, यहाँ पे ईएमएफ पैदा करेगा। इतना पॉइंट क्लियर है? अब सुनिएगा बड़े ही ध्यान से, जनरल कंसेप्ट है, सारी मशीनों में यूज होने वाला है। देखिए फैराडे ने एक बात कही थी, आपको ये बात मालूम है कि ये फील्ड वाइंडिंग में मोशन देने की जरूरत है, मतलब या तो यहां मोशन दो या फिर यहां मोशन दे दो। मतलब कहने का क्या है, ध्यान से सुनना, या तो कॉइल में मोशन कर दो। फैराडे लॉ पूरी बुरी तरीके से क्लियर होना चाहिए, मैंने बहुत अच्छे से फैराडे लॉ समझाया हुआ है। आप लोगों फैराडे लॉ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी देख सकते हैं, या मैंने जगत सच में डाल दिया है, वहां से भी देख सकते हैं फैराडे लॉ को। ठीक है, जगत सच आप जाइए, उसमें मिल जाएगा आपको, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको जगत सच मिल जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। फैराडे लॉ क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो फैराडे ने क्या कहा था, या तो कॉइल को मोशन दो या मैग्नेट को मोशन दो। अब ये क्या है, ये मैग्नेट ही तो बन गई, या मैग्नेट को या कॉइल को मोशन दो। तो किसी भी एक को मोशन दोगे, या तो इसको या इसको, तो ईएमएफ फिर भी किस में पैदा होगा, कॉइल में। बात बड़ी ही सिंपल है, अगर चाकू खरबूजे पे गिरे या खरबूजा चाकू पे गिरे, कटना किसे है, खरबूजे को ही भाई कटना है। ठीक है, मतलब सीधा सा सिंपल है, चाहे मैग्नेट को मोशन दे दो चाहे कॉइल को मोशन दे दो, पर ईएमएफ कॉइल में ही पैदा होगा, ये बात तय है। ठीक है, ये बात फैराडे ने कही थी। अब इसका मतलब एक बात तो तय है कि रोटेटिंग पार्ट को घुमा लो या स्टेशनरी पार्ट को स्थिर रखो। ठीक है, पर एक बात तय है कि वाइंडिंग कौन सी में ईएमएफ होगा, आर्मेचर वाइंडिंग में। ठीक है, मतलब कहने का या तो इसको मोशन दे दो, किसको, आर्मेचर वाइंडिंग को या फील्ड वाइंडिंग को। ईएमएफ किस में पैदा होगा, आर्मेचर वाइंडिंग में। अब देखिए बड़े ही ध्यान से, हम लोगों के पास दो तरीके के कंस्ट्रक्शन अरेंजमेंट हो जाते हैं, दो तरीके के कंस्ट्रक्शन अरेंजमेंट हो जाते हैं। अब ध्यान से सुनिए क्या चीज कहना चाह रहा हूं, या तो आर्मेचर वाइंडिंग को रखो रोटेटिंग पार्ट पे, या इसको रखो फील्ड वाइंडिंग पे, स्टेशनरी पार्ट पे, या फील्ड वाइंडिंग को रखो रोटेटिंग पर, या आर्मेचर वाइंडिंग को रखो स्टेशनरी पार्ट पे। ईएमएफ किस में पैदा होना है भाई, ईएमएफ आर्मेचर वाइंडिंग में ही पैदा होना है। ध्यान से सुनिए, अगर रोटेटिंग पार्ट पर रखोगे आर्मेचर वाइंडिंग को, मतलब ये वो वाइंडिंग है जो ईएमएफ पैदा करती है, ऐसी वाइंडिंग को अगर घुमाओगे तो फील्ड वाइंडिंग स्थिर पे रहेगी। पर फैराडे ने क्या कहा था कि किसी को भी घुमा लेना, ईएमएफ पैदा आर्मेचर वाइंडिंग में होगा। ऐसा अरेंजमेंट हम कहां यूज करते हैं, डीसी मशीन में। देखो जब भी मैं मशीन लिखूं, मतलब जनरेटर प्लस मोटर दोनों बात होती हैं। ठीक है, 3 फेज इंडक्शन मोटर में, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में, इन सब जगह पर क्या यूज होता है, आर्मेचर वाइंडिंग को रोटेटिंग रखा जाता है, रोटेटिंग पार्ट पर रखा जाता है, माने कि रोटर पे रखा जाता है, याद रखना। और फील्ड वाइंडिंग को कहाँ रखा जाता है, स्थिर रखा जाता है। मैंने आपसे फिर से कहा था
कि चाहे आप खरबूजे को चाकू पे गिराएं या चाकू को खरबूजे पे गिराएं, कटना खरबूजा ही है। इसका मतलब अगर आप आर्मेचर वाइंडिंग को रोटेटिंग पर पार्ट पे रख रहे हैं, घुमा रहे हैं, ये तो स्थिर है, फील्ड वाइंडिंग फ्लक्स स्थिर है, पर फिर भी क्या होगा, आर्मेचर वाइंडिंग ईएमएफ पैदा करेगा। याद रखिए, आर्मेचर वाइंडिंग हमेशा ईएमएफ पैदा करेगा। तो ये अरेंजमेंट इन मोटरों में, मशीनों में यूज होते हैं, और ये एकमात्र 3 फेज सिंक्रोनस मशीन में यूज होता है। मशीन का मतलब हो गया 3 फेज सिंक्रोनस जनरेटर या और 3 फेज सिंक्रोनस मोटर, मतलब अल्टरनेटर की अगर मैं बात करूं। इतना पॉइंट बड़ा ही सिंपल होना चाहिए आप लोगों के लिए। यहाँ पर क्या है, हम फ्लक्स को स्थिर रख देते हैं, पर हम किसको मूव कराते हैं, फ्लक्स को रोटेटिंग कराते हैं और आर्मेचर वाइंडिंग को स्थिर रखते हैं। ठीक है, पर फिर से मैं बोलूँगा, ईएमएफ कहाँ पैदा होगा, आर्मेचर वाइंडिंग में पैदा होगा। तो आप लोगों को कभी कंसेप्ट भूलना ही नहीं है ये। ठीक है, 2 तरीके के अरेंजमेंट होते हैं, चाहे पूरी जनरल मशीन्स ले लीजिए, वही वाली चीज़ है। ये अगर मैं इसको 2 मिनट के लिए कॉइल मिटा दूं, इसको 2 मिनट के लिए मैग्नेट मिटा दूं, ये आर्मेचर वाइंडिंग, ये फील्ड वाइंडिंग मान लीजिए। अब मैं आर्मेचर वाइंडिंग को मूव कराऊं, इसको स्थिर रखूं तो भी ईएमएफ इसमें पैदा होना है, इसको स्थिर रखूं या इसको मूव कराऊं तो भी ईएमएफ इसमें पैदा होना है। सेम चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे फॉलो करी है। क्लियर है इतना पॉइंट? इसीलिए हम लोग इसी सीक्वेंस में पहले इन तीनों को कवर करते हुए चलेंगे, फिर लास्ट में हम लोग इसको कवर करेंगे, क्योंकि इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। सवाल क्या आते हैं पेपर में, बच्चों को कंफ्यूजन क्या रहती है। अब आपको कंफ्यूजन क्लियर है, मैं सवाल एक बार रिपीट करके बता देता हूं क्या सवाल आ सकते हैं। देखिए, तो सवाल क्या आ सकते हैं, इसमें से आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि भाई बताओ 3 फेज इंडक्शन मोटर में आर्मेचर वाइंडिंग घूमती है कि फील्ड वाइंडिंग घूमती है। 3 फेज इंडक्शन, अब देखिए 3 फेज इंडक्शन मोटर में आर्मेचर वाइंडिंग घूमती है कि फील्ड वाइंडिंग। तो देखिए आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ रखी है, रोटेटिंग पार्ट पे, तो जाहिर सी बात है घूमेगी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, डीसी मोटर में फील्ड वाइंडिंग स्थिर रहती है कि घूमती है। डीसी मशीन में या डीसी मोटर में फील्ड वाइंडिंग कहाँ है, स्थिर रहती है। ठीक है, और घूमता क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग को किस पर रखा जाता है, देखो ध्यान से सुनना, ये एक वाइंडिंग है, इसको रखा जाता है एक भाग के ऊपर। ये एक वाइंडिंग है, इसे रखा जाता है एक भाग के ऊपर। अब अगर वो भाग, वो पार्ट खुद में मूविंग है तो वो वाइंडिंग भी मूव कर जाएगी, और अगर वो पार्ट खुद में स्थिर है, स्टैटिक है, तो वो वाइंडिंग भी कैसी हो जाएगी, वो वाइंडिंग भी स्थिर हो जाएगी, वो वाइंडिंग भी स्टैटिक हो जाएगी। क्लियर है इतना पॉइंट? अगर आपसे पूछा जाए कि भाई अल्टरनेटर के अंदर क्या चीज घूमती है और क्या चीज स्थिर रहती है, फील्ड वाइंडिंग कहाँ लगाई जाती है, फील्ड वाइंडिंग रोटेटिंग पार्ट पे लगाई जाती है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है आर्मेचर वाइंडिंग स्थिर भाग में लगाई जाएगी। बड़ा ही हिसाब है। देखिए सब अलग हैं, ये तीनों मशीन अपनी एक अलग रूल फॉलो करती हैं और ये एक अकेली अलग है, तो आपको कभी कंफ्यूज तो होना ही नहीं है। आपको बस केवल एक इसके लिए याद रखना है कि 3 फेज सिंक्रोनस मशीन में अलग स्ट्रक्चर हो जाता है। यहाँ फील्ड वाइंडिंग रोटेटिंग होती है और स्टेशनरी आर्मेचर वाइंडिंग होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे याद रखिए, ये तीनों अपने आप ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लेक्चर बिल्कुल अच्छा लगा होगा, क्लियर रहा होगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं डीसी मशीन की शुरुआत में। ओके, चलिए।